हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का सीडीएस पंच में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे। तो मैं वीडियो ला चुका हूं। आप लोग वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। और अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें और बताइएगा कि हम लोग अपनी स्लाइड्स में क्या क्या और ऐड कर दें, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये सभी जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी में आ जाता है, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। तो वीडियो को देखना ना भूलिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को पूरा इसका निचोड़ मिल सके। तो हमारा पहला वर्ड है जो पेयर है, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। देख रहे हैं IST इसमें ईगो के बाद आ रहा है, इसमें TIST आ रहा है। तो अब बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है। अब देख सकते हैं, अगर आपको आ जाता है कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट को किसी सेंटेंस में आप लोग यूज करिए और इसका सही सही जिसमें यूज हुआ है उस ऑप्शन को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो आप लोग अगर इसका मतलब नहीं जानेंगे तो आप लोग कैसे समझ पाएंगे कि हाँ किसको कहाँ पे या किस वाले में इसका सही उपयोग किया गया है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम लोग जान लें कि कहाँ कहाँ पे किसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो जो ईगोटिस्ट होता है, ईगोटिस्ट ये तो नाउन होता है, यानी कि किसी पर्सन को कहा जाता है। ईगोटिस्ट का मतलब होता है ईगो रूट वर्ड है। ईगो का मतलब होता है मी, मैं, और ईगोटिस्ट उससे बना हुआ है। तो ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट दोनों बना हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ईगोइस्ट की, इसकी बात करने वाले हैं। तो ईगोइस्ट का मतलब होता है मी फर्स्ट। हिंदी वाले जान ले कि जो अहमवादी होते हैं, अगर उनको कुछ भी पता चल जाता है तो वो अपने आप को बहुत बड़े समझने लगते हैं। जैसे कि 30 मार खां समझ सकते हैं कि थोड़ा सा मोड़ा पता चला, फिर इसके बाद अपने को समझेंगे कि उसको तो कुछ नहीं आता, हम ही को सब कुछ आता है। इसको कहते हैं अहमवादी। तो वो होता है ईगोइस्ट। और दूसरा हमारा आता है पेयर ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब होता है ये जो डींगे हाँकता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, कोई नहीं कर सकता, ये सब डींगे हाँकना हो गया। मतलब कि 10 लोगों के बीच में अपने को सर्वप्रथम बनाना चाहता है, सर्वोच्च बनाना चाहता है, उसको कहते हैं ईगोटिस्ट। मतलब द हाइट ऑफ कॉन्सीट। कॉन्सीट का मतलब होता है अकड़, जिसके में अकड़ होती है। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया इन दोनों के मीनिंग को, और डिफरेंस को भी पता चला आप लोगों को क्या क्या अंतर है। और इसमें बता दूं कि आप लोग याद कैसे इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ईगो के बाद IST आ रहा है। तो आई अगर पहले आ गया तो मतलब ये समझेंगे कि आई मतलब मैं होता है, यानी कि मी फर्स्ट। जो अहमवादी है उसको आई मतलब मी फर्स्ट, आई मतलब मैं अहमवादी हूं। तो ईगोइस्ट इससे हो जाएगा। और टी के बाद अगर आता है तो कॉन्सीट यानी कि अकड़, इससे अकड़ जानेंगे हम लोग, अकड़। समझ गए आप लोग। तो ऐसे हम लोग इसको याद करने वाले हैं, इसको हम लोग याद करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे सेकंड स्लाइड पे। जो हमारी सेकंड स्लाइड है इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इंट्रोवर्ट INTROVERT, और दूसरा है EXTROVERT एक्सट्रोवर्ट। ये बना हुआ है VERT रूट वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू टर्न लेना। अब बात करते हैं दोनों की मीनिंग की। तो जो इंट्रोवर्ट होता है और जो एक्सट्रोवर्ट होता है, उन दोनों में बहुत माइन्यूट ही डिफरेंस आता है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अकेले रहना चाहता है। इंट्रोवर्ट का मतलब है जो अकेले रहना चाहता है, खुद से ही बात करना चाहता है, उसको अपने से बातें करना अच्छा लगता है, अकेले रहना अच्छा लगता है। और वहीं जो दूसरा है एक्सट्रोवर्ट, ये जो होता है, और दोनों ही नाउन होते हैं यानी कि पर्सन के लिए ही यूज होते हैं। तो जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो हमेशा लोगों के बीचों में रहना चाहता है, मतलब सोशिएबल है, ये सोशल
में विश्वास रखता है, मतलब कि सामाजिक ये साथ रहना चाहता है लोगों के, अकेला नहीं रहना चाहता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इंट्रोवर्ट है वो अकेला रहना चाहता है, उसको अकेले अच्छा लगता है। तो अब बात करेंगे इसको याद कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे इन का मतलब होता है अंदर, यानी कि जो अंदर रहना चाहता है, मतलब घर के अंदर अकेला, उससे जानेंगे कि जो अकेला रहना चाहता है, जिसको अकेले रहने में खुशी होती है। और इक्स का मतलब हम लोग जानते हैं, इक्स से एग्जिट होता है। एग्जिट का मतलब होता है बाहर। आप लोग देखे होंगे, मॉल में गए होंगे, चाहे थिएटर में जाते हैं तो एक जगह एंट्री और दूसरी जगह एग्जिट लिखा होता है, यानी कि वहां से हम लोग को बाहरी रास्ता है, वहां से हम लोग को निकलना है। तो उससे हम लोग रिलेट करके इसको पढ़ने वाले हैं एक्सट्रोवर्ट को। तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो बाहर रहना चाहता है, मतलब लोगों के बीच में रहना उसको पसंद है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं तीसरी स्लाइड पे। तो तीसरा वर्ड आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है, पेयर, जो कि है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे कि हम लोग को आसानी से दिखने लगे। तो हमारा जो दिख रहा है ऑप्टोमेट्रिस्ट, OPTOMETRIST, ऑप्टोमेट्रिस्ट। और सेकंड है ऑप्टिशियन, OPTICIAN, ऑप्टिशियन। अब देखिए एक रूट वर्ड से बना हुआ है, OPTIKOS, ऑप्टिकोस, और OPSIS, ऑप्सिस। दोनों का मतलब साइट या विजन होता है, मतलब देखना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो ये दोनों ही नाउन है, मतलब नाउन, ठीक। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होता है वो क्या करता है? मीजर द विजन। और सेकेंड है ऑप्टिशियन, जो होता है टू मेक और डिस्पेंस ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेस। जो ग्लास को बनाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस को बनाते हैं, जो हमारी आंखों के चश्मों को बनाते हैं, उनको ऑप्टिशियन बोला जाता है। और जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, देखा होगा आप लोग जब भी गए होंगे क्लिनिक में, तो जब आप लोगों का आंखों का एक चेकअप करने के लिए एक आदमी को रखा रहता है या डॉक्टर होता है, जो कि आप लोगों को ले जाके मशीन से चेक करता है आप लोगों की आंखों को। तो जो वहां पे डॉक्टर जो चेक करता है आंखों को, उसको कहा जाता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। समझ में आया? जो डॉक्टर के साथ रहता है, जिसको डॉक्टर कहते हैं कि इसका चेकअप करना है, तो वो जाता है चेकअप करता है मशीन पे आपकी, उसको कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। और जिस इसके बाद जब आपकी आंखें चेकअप हो जाता है आंखों का, फिर इसके बाद जब आप लोगों को जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है कि आप लोगों को इतने नंबर का या इतने डाक्टर का, सॉरी, इतने डाक्टर का आप लोगों के पावर का चश्मा लगेगा, तो जो प्रिस्क्राइब किया रहता है डॉक्टर, समझ रहे हैं, जो प्रिस्क्राइब किया रहता है डॉक्टर, तो उसके हिसाब से जो ग्लासेस बनाता है वो होता है ऑप्टिशियन। समझ गए आप लोग? यानी कि ये प्रिस्क्राइब करता है और ये उस प्रिस्क्रिप्शन को फुलफिल करने वाला आदमी है। ऑप्टिशियन आपकी ग्लासेस को बनाएगा या आपकी आंखों को चेक नहीं करेगा, लेकिन ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होता है वो आपकी आंखों को चेक करेगा और उसी के हिसाब से डॉक्टर को बताएगा, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको इतना नंबर का कॉन्टेक्ट लेंस लगने वाला है, उस हिसाब से आप जाके ऑप्टिशियन को देंगे, तो ऑप्टिशियन आपकी ग्लास को बनाएगा, आपके चश्मे को बनाएगा, कॉन्टेक्ट ग्लासेस को बनाएगा। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। हालांकि इसको अब याद कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रिस एक शब्द आ रहा है। तो मेट्रिस से ये याद रखेंगे कि जो मीजर करता है, क्या? जो मीजर करता है। यहाँ पे मीजर करता है, जो मीजर करता है वो डॉक्टर के साथ रहता है, यानी कि वो कॉन्टेक्ट लेंस नहीं बनाता है, इससे याद कर लेंगे। और जो ऑप्टिशियन होता है वो कॉन्टेक्ट लेंस बनाता है, वो मीजर नहीं करता है। तो चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, और इससे भली भांति आप लोग परिचित भी होंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम कर देता हूँ, जूम आउट, जिससे आप लोगों को आसानी से दिखने लगे। तो चलिए हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। हम देख रहे हैं एक एस्ट्रोनॉट है, एक कॉस्मोनॉट है। हम लोगों ने सुना है, और हमारी कल्पना चावला के बारे में आप लोग भी जाने हैं कि वो भी एक एस्ट्रोनॉट ही थी, ठीक। तो एस्ट्रोनॉट हमेशा आप सुनते हैं, एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट। तो आज जानने वाले हैं कि इसमें अंतर क्या होता है,
दोनों एक साथ हमको यूज करने के लिए आ गए तो हम यूज कहाँ करेंगे। तो चलिए जानने वाले हैं कि एस्ट्रोनॉट, पहले बात करेंगे एस्ट्रोनॉट की, इसकी। तो एस्ट्रोनॉट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लें, जो रूट वर्ड होता है एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार, ठीक। और यहाँ पे जो नॉट दिया है, नॉट का मतलब होता है सेलर। सेलर का मतलब देखे होंगे आप लोग, जो नाव खेते हैं, जो मल्लाह हिंदी में कहा जाता है, जो नाव खेते हैं, जो नाव को चलाते हैं चप्पू से, उनको कहा जाता है सेलर। तो एस्ट्रोनॉट मतलब स्टार और सेलर, इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया एस्ट्रोनॉट। इसका मतलब होता है जो स्पेस में एक प्रकार से जो हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं, या जो शिप्स ही बोला जाता है ना, उनको खेते हैं, उनको खेते हैं, वहां पे एक प्रकार से जाता है ऊपर, तो वहां पे एटमॉस्फियर तो है नहीं प्रेजेंट, इसके वजह से वहां पे अपना अपने से तैरता रहता है। तो उसी से रिलेट करके सेलर दिया गया है। इसका मतलब होता है कि इट इज अ सेलर एमंग द स्टार, स्टार के बीच में जो सेलिंग करता है या तैरता है, उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉट। अब बात करते हैं कॉस्मोनॉट की। तो कॉस्मोनॉट, कॉस्मो का मतलब होता है, यहाँ पे रूट वर्ड देख सकते हैं कॉस्मोस, कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स। कॉस्मोस और नॉट का पहले ही बता चुका हूं कि इसका मतलब होता है सेलर। दोनों को मर्ज करके कॉस्मो प्लस नॉट, दोनों को मर्ज करके कॉस्मोनॉट बनाया गया है। ये होता है रिलेटेड टू सेलर, इसको भी कह सकते हैं आप लोग एस्ट्रोनॉट, एक प्रकार से ही ये भी है। तो आशा करता हूं आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें याद करने वाली कोई चीज ऐसी है नहीं, लेकिन डिफरेंस हम लोग जान लें कि ये रिलेटेड टू सेलर होता है। ये सेलर जो होता है स्टार के बीच में जो खिते हैं या उसमें विचरण करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। तो जो हमारी अगली स्लाइड है, ये वाली सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमें देती है, ये वाला वर्ड। आप लोग भी बताइएगा कौन सा वर्ड आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो आज हम बात करते हैं सिंपथी और इम्पथी। हम लोगों ने इसको कई बार सुना होगा। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सिंपथी और इम्पथी में कौन सा क्या मतलब है इसका। तो चलिए आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। जो सिंपथी है, पहले बात करेंगे सिंपथी की। जो सिंपथी होता है अ शेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनोदर्स फीलिंग, दूसरे की फीलिंग्स को अगर आप समझते हैं, बस समझते हैं, तब आप वहां पे सिंपेथाइज होते हैं, ठीक। यानी कि बस सिंपेथाइज होते हैं, आपको उनसे कोई उतना ज्यादा लगाव नहीं हो पाता है, ठीक। बस आप संवेदना व्यक्त करते हैं, हिंदी वाले समझ लें, संवेदना व्यक्त करते हैं। सिंपथी, सिंपथी का मतलब होता है किसी को संवेदना व्यक्त करना, प्रॉब्लम में है उसके साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, दूसरे की फीलिंग्स को समझना ही सिंपथी कहलाता है। अगर वहीं पे इम्पथी आ जाता है, तो इम्पथी को ऐसे समझिए, कभी कभार आप मूवी देखते हैं तो कभी कभार ऐसा कोई दृश्य आ जाता है जिसको देखकर हम भावुक हो जाते हैं। तो मूवी में तो चल रहा है, लेकिन भावुक हम बाहर से हो गए हैं उतना ही जितना कि वो अंदर है। तो वैसी फीलिंग को हम लोग इम्पथी कहते हैं। मतलब कि अगर उसको चोट लगी है, वैसे ही आपको कभी चोट लगी थी, जैसा वो फील कर रहा है वैसा हम भी फील कर रहे हैं, एकदम सचमुच का फील। तो उसको कहते हैं इम्पथी। मतलब आइडेंटिफिकेशन विथ एनोदर्स फीलिंग, मतलब जो उसकी फीलिंग जैसी है सेम वैसा ही हम भी महसूस कर चुके हैं, तो उसको कहते हैं इम्पथी। यानी कि ये ऊपरी ऊपरी होता है, ये बहुत दिल से होता है। ऐसा नहीं है ऊपरी ऊपरी मतलब दिखावा, दिखावा नहीं कर सकते, ये भी सिंपथाइज है, ये भी इमोशनल ही है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल इम्पैथी होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए हो। इम्पथी का मतलब समझ लीजिए, इम्पथी, इम मतलब समझ लीजिए इम, इम का मतलब समझ लीजिए कुछ अंदर, अंदर से। इसका मतलब होता है कि दिल से, एकदम दिल से जो संवेदना निकलती है, उसको कहते हैं इम्पथी। याद करने के लिए बता रहा हूँ, बस आप लोगों को याद करने के लिए। और सिंपथी जो है थोड़ा सा उससे मान के चलिए, अगर परसेंटेज में दिया जाए तो सिंपथी आपका 50-45 है और इम्पथी आपका 80 से 90 है। ऐसे कह सकते हैं, 90% तक फीलिंग्स को दिखाता है। अब चलते हैं आगे।
अगली वाली स्लाइड पे। आशा करता हूँ समझ चुके होंगे आप लोग इसके बीच में। हाँ, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग नए हो तो। ऐसी वीडियो आती रहेगी और मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर करते रहूँगा। और आप लोग भी बताइए कि क्या प्रॉब्लम आपको समझने में आ रही है उसको, कि मैं आगे से ऐड ऑन करता रहूँ। तो अब बात करने वाले हैं, अब आ रहा है हमारा वर्ड अपैथी एंड एंटीपैथी। दोनों में पैथी पैथी तो आ रहा है, लेकिन 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 अब जानने वाले हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं, लिखा हुआ है अपैथी जो है लैक ऑफ फीलिंग्स, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब जिसके में कोई फीलिंग नहीं होती है। जैसे स्टोइक देखें, स्टोइक स्टोइक मतलब होता है साधु संत। जो साधु संत होते हैं उनको फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती है। बाढ़ आए, बरसात आए, भूख लगे, कोई फीलिंग नहीं है। हर मौसम में, सीजन में कोई भी दुख हो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको कहते हैं अपैथी, लैक ऑफ फीलिंग, जिसके में फीलिंग की कमी हो। और दूसरा एंटीपैथी होता है, तो ये भाई बहुत खतरनाक होता है। ये स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब दूसरों को जो हेट करता है उसको कहते हैं एंटीपैथी। और दोनों ही नाउन है। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी रखने वाला, ठीक, दुश्मनी रखने वाले को एंटीपैथी कहते हैं। और अपैथी, अगर छोटा आप लोगों को अपैथी छोटा दिख रहा है अपैथी, तो इससे समझेंगे साधु। और एंटीपैथी, एंटी का मतलब उल्टा होता है, तो समझेंगे कि दुश्मन। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे, एंटीपैथी का मतलब दुश्मनी रखने वाला, अपैथी का मतलब जिसको कोई फीलिंग नहीं होती है, लैक ऑफ फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं होती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता, तो उसको कहेंगे अपैथी। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अब आ रहा है एग्रीगेशन एंड सेग्रीगेशन। तो ये तो थोड़ा नॉर्मल वर्ड है, इसको तो सभी लोग समझ जाएंगे कि क्या है। तो देखिए, जो हमारा एग्रीगेशन, पहले तो साइड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को दिखने लगे। अब एग्रीगेशन की बात करें, जो एग्रीगेशन AGGREGATION, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग टुगेदर। किसी चीज को, यहाँ पे कोई चीज बिखरी हुई है, इसको क्या किया आपने, इकट्ठा करके यहाँ पे एक में कर दिया, तो इसको कहते हैं एग्रीगेशन। मतलब कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा कर दिया आपने। एग्रीगेट शब्द से बना हुआ है, एग्रीगेट का मतलब होता है, एग्रीगेट सबसे बना हुआ है, तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो टोटल से समझ जाइएगा कि ये बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग बिखरी हुई हैं, उनको एक जगह करना ही एग्रीगेशन कहलाता है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों नाउन है। अब आते हैं सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन की बात करेंगे, एक्सक्लूजन फ्रॉम द हर्ड या सेटिंग अपार्ट, मतलब कि झुंड था, अब आपने सामानों को इकट्ठा किया, कोई आया और इनको अलग अलग फैला दिया। जस्ट उसका अपोजिट, मतलब ये एंटोनीम हो जाएगा एग्रीगेशन का। समझ गए आप लोग? तो ये है सेग्रीगेशन, जिसका मतलब होता है इकट्ठी हुई चीज़ों को इधर उधर बिखरा देना, अलग कर देना, किसी चीज़ से उसके झुंड से अलग कर देना। और एग्रीगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग अलग बिखरी हुई तो उसको एक झुंड में कर देना। तो आशा करता हूँ समझ में आया क्या होगा आपको। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब बात करेंगे पैरिटी एंड डिस्पैरिटी। ये कंफ्यूज बहुत करता है। पहले थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर दूं, ये हो गया, इंक्रीज कर दिया, अब आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है स्लाइड में तो हमको जरूर बताइएगा, मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा, अभी जो भी जितना मेरे साथ मेरे मुझसे हो सकता है। तो जो पैरिटी है, PARITY, पैरिटी मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, ये चीज इक्वल है, इसको हम पैरिटी बोलेंगे। अब आते हैं डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी, भाई कहाँ तुम निकले,
पढ़ा लेने दो। डिस्पैरिटी, अभी तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तुम भी भाग भाग के कहाँ जा रहे हो, समझ लो तुम भी। तो भाई देखो, ये जो डिस्पैरिटी है इसका मतलब होता है इनइक्वालिटी, मतलब कोई एक चीज़ ऐसी हो गई, एक चीज़ ऐसी हो गई, इसको इक्वल नहीं कहा जा सकता। या अमाउंट ले लिया जाए, ये इतना ज़्यादा है, ये इतना कम है, ये इक्वल नहीं है। तो इनइक्वालिटी मतलब असमानता, हिंदी वाले समझ ले, असमानता। तो ये तो नॉर्मल वर्ड था, इसको समझा जा सकता है। चलते हैं आगे। ये आया, ये ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को। ये आया, बच्चों को ज़्यादा परेशान ये वाला करता है। आप लोगों ने हमेशा सुना है ऑटोप्सी, बायोप्सी। चलिए तो अब हम इनका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम हम इनका करेंगे। तो जो आया ऑटोप्सी, ये होता है डेड टिश्यू के लिए। अगर आप कोई मरा हुआ टिश्यू है, आप लोग जानते होंगे सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। और जब टिश्यू मर जाते हैं, टिश्यू डेड टिश्यू जो होता है उसका हम लोग अगर एग्जामिन कर रहे हैं तो उसको कहेंगे ऑटोप्सी। ठीक, अगर ये बायोप्सी की बात करेंगे तो बायोप्सी का मतलब होता है लिविंग टिश्यू, मतलब कोई टिश्यू है वो जीवित है। ठीक, अगर हम इसकी जब एग्जामिन करेंगे, इसकी खोजबीन करेंगे, देख रेख करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये बायोप्सी है। ठीक, अगर डेड टिश्यू की करते हैं एग्जामिनेशन, परीक्षण डेड टिश्यू का होता है तो ऑटोप्सी, अगर लिविंग टिश्यू का होता है तो बायोप्सी। अब याद करेंगे कैसे, अब ऑटो, इसमें ऑटो है, इसमें बायो, बायोलॉजी से ले जा सकते हैं, बायोलॉजी से ले जा सकते हैं। ठीक, तो बायो से हम लोग याद करेंगे कि जो जिंदा रहेगा उसके लिए बायो आता है, जो डेड सेल रहेंगे उसके लिए ऑटो आता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, ये भी एक वर्ड ही है जो कि हमेशा कंफ्यूज ही करता है बच्चों को। चलिए इसको भी देख लेते हैं कितना कब तक कंफ्यूज करेगा। तो ये बायोग्राफी, BIOGRAPHY, बायोग्राफी। एंड सेकेंड वर्ड इज AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी। आप लोग शायद जानते भी होंगे इसके बारे में। तो चलिए, अगर नहीं जानते हैं तो मैं हूं ना बताने के लिए आप लोगों को। तो जो बायोग्राफी होता है, स्टोरी ऑफ समवंस लाइफ, मतलब कि अगर ऐसे समझिए कि ये आप हैं, ये आपका कोई दोस्त है, इसकी लाइफ की जीवनी आप अगर लिखते हैं, ठीक, तो आप बायोग्राफी बना रहे हैं, मतलब जीवनी इनकी लिख आप रहे हैं, तो इसको कहते हैं बायोग्राफी। और उसका जस्ट उल्टा, अगर आप यहां पे जीवनी इनकी ये खुद लिख रहे हैं, जीवनी इनकी ये खुद लिख रहे हैं, तो वहां पे हम लोग ऑटोबायोग्राफी का यूज करते हैं। मतलब स्टोरी ऑफ मेंस ओन लाइफ, अपनी खुद की लाइफ को लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। समझ गए होंगे आप लोग, अब कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑटो मतलब वैसे भी, ऑटो मतलब स्वयं चलित, ऑटो मतलब स्वचालित होता है, मैं खुद चलाऊं जिसको, वो ऑटोबायोग्राफी। मतलब जो चीजें मेरे खुद के द्वारा लिखी गई, मेरी जीवनी मैंने खुद लिखी, तो स्टोरी ऑफ मेन ओन लाइफ, मतलब खुद की जिंदगी को लिखा तो ऑटोबायोग्राफी, दूसरों की जिंदगी की कहानी को लिख रहा हूं तो बायोग्राफी कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए ये आया है 2022 में सेकेंड पेपर इंग्लिश के CDS में। परपिकेसिटी, परपिक्यूटी, ठीक, देख सकते हैं ये दोनों ही सेम वर्ड आए थे। और दिखा दूं आप लोगों को, इसमें आए होंगे सिंपैथी और एम्पैथी भी। तो ये सब भी आप लोगों को पढ़ाना था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसकी वजह से नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपैथी और एम्पैथी, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं सिंपैथी और एम्पैथी को पूछा गया था। ये है CDS का क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो आप लोग इसका आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में देंगे कि, क्योंकि मैं बता चुका हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बता सकते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भेज दें, जिससे कि शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि अगर आप CDS देने वाले हैं आगे आने वाले समय में, जो अप्रैल में पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें कि जिससे कि कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो आप लोग कर जाएं और आप लोगों का कम से कम 8 नंबर पक्का हो जाए। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको वीडियो की आसानी से मिल जाए। और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाता रहूं। और आप लोग अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।